दोस्तों नमस्कार। आज मुख्यमंत्री श्रृंखला की कड़ी में बात एक पिछड़ी जाति के मसीहा के रूप में उभरे, सादगी के पर्याय कहे जाने वाले, गरीबों के मसीहा और बहुत लंबे समय तक नायक, विधायक और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 1924 में पितौजिया गांव में हुआ था, जिसका नाम कर्पूरी ग्राम कर दिया गया। एक यहाँ से आदमी की महानता और मानदंडों की विश्लेषण को आप समझिए। एक आदमी की पहचान उसके गांव में कितनी है, उसकी इज्जत उसके गांव में कितनी है, इससे आदमी की महानता को समझा जा सकता है। लेकिन जिस आदमी के नाम पर उसके गांव के नाम को बदल दिया जाए, यानी कि वह आदमी, वह शख्स, वह व्यक्तित्व अपने जीवन के उस प्रकाष्ठा पर है जिस प्रकाष्ठा पर आदमी को पहुंचने के लिए बहुत कुछ झेलनी पड़ती है और करनी पड़ती है। इसी कड़ी में 1924 में उनका जन्म होता है और 1940 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे उस आंदोलन में कूद पड़ते हैं और जेल भी जाना पड़ा उनको। बहुत तरह की अपमान भी सहने पड़े। और नाई समाज से आते थे, जिसके चलते उनको थोड़ा अपमान भी सहना पड़ा। बहरहाल तो 1940 के बाद वो बहुत चीज़ें होती रही। कम्युनिस्ट भी आ गए थे, कांग्रेस पार्टी भी थी और भी बहुत सारे छोटे मोटे दल थे जो इस आंदोलन को अपने हिसाब से चल रहे थे। पिछड़े जातियों के लिए त्रिवेणी संघ भी बन चुका था। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी शिक्षा के प्रति और समाज के उत्थान के प्रति जो उनका योगदान रहा, उसके लिए उन्होंने किसी का रास्ता नहीं चुना और आचार्य नरेंद्र देव के साथ उन्होंने चलना पसंद किया। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में भी छोटा सा बात बता दूं। आचार्य नरेंद्र देव जी यूपी से थे। उस समय के बहुत ही अच्छे नेता थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके थे। तो आचार्य नरेंद्र देव जी के साथ में इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत की। बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उसके बाद जनता पार्टी, बाद में जनता दल, और बाद जब जनता दल हुआ तो जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल। यानी कि सोशलिस्ट पार्टी से आगे बढ़ते गए और चलते गए। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। तो इस तरह से सोशलिस्ट पार्टी से 1952 में ताजपुर विधानसभा समस्तीपुर से चुनाव लड़ते हैं और तब से लगातार वो चुनाव जीतते रहे। 1984 में एक बार वो चुनाव अपवाद है, उसको माना जाए तो आजीवन वो चुनाव जीतते रहे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो इतने लंबे संघर्षों के बाद उनके व्यक्तिगत जीवन के प्रति कुछ ऐसे रोचक हिस्से हैं जो आज के समय में हम सब लोग इस बात को किस संदर्भ में लेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। जब वो विदेश जा रहे थे तो उनके पास कुर्ता नहीं था पहनने के लिए। फटे कुर्ते में गए तो वहां के जो देश के अध्यक्ष थे उन्होंने इनको कुर्ता दिया था एक उपहार में। जयप्रकाश नारायण का जो आवास था कदम कुआं में, वहां पर एक फंक्शन में गए थे। देश के सबसे बहुत बड़े बड़े तब के नेता नानाजी देशमुख, चंद्रशेखर वगैरह पहुंचे हुए थे। वहां पर ये फटी कुर्ता में पहुंचे और सब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया कि कर्पूरी जी के कुर्ते के लिए थोड़ा फंड इकट्ठा किया जाए। और बाद में कर्पूरी ठाकुर जी से कहा गया कि इस पैसों का आप अपना कुर्ता ही खरीदिएगा, लेकिन उन्होंने उस पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे दिया। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनकी बेटी के शादी के लिए जब लड़का देखने जा रहे थे तो उन्होंने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और उनकी बेटी की शादी में सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कोई भी आदमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह हमारा पारिवारिक महोत्सव है, पारिवारिक उत्सव है। जब उनकी बेटे की तबीयत खराब हो गई, राम मनोहर लोहिया जो अस्पताल अभी दिल्ली में है, वहां पर जब एडमिट थे तो इंदिरा गांधी जी ने राज्यसभा एमपी को भेजा था। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकारी खर्चे पर हमारे बेटे का इलाज नहीं होगा। भले मरता है तो बेटा मर जाने दो, लेकिन सरकारी खर्चे पर हम अपने बेटे का इलाज नहीं कराएंगे। ये मानक जो कर्पूरी जी ने आज के नेताओं के लिए नहीं, कभी के नेताओं के लिए जो इतिहास में लिख करके गए हैं, जो करके गए हैं, उससे बड़ा मानक
खड़ा करने वाला नेता शायद इस धरती पर फिर से दोबारा कोई आए, इसलिए उनको जननायक कहा गया। बाद में न्यूजीलैंड भेजे थे, जयप्रकाश नारायण ने कुछ इधर उधर व्यवस्था किया और न्यूजीलैंड भेजे थे उनके बेटे की स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो इस तरह से एक बार और किस्सा है कि उनके बहनोई आए थे, बोले नौकरी के लिए, जब ये मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि आइए 50 रुपया लीजिए और जाइए कैंची और अस्तूरा खरीद करके सैलून खोल लीजिए। ये मानक जो स्थापित किया ना कर्पूरी जी ने, ये सबसे बड़ी चीज है राजनेताओं के लिए। जब 1970 के दशक में जब पटना में राजनेताओं के लिए जमीन का आवंटन हो रहा था, विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, नेताओं के लिए, कुछ लोगों ने कहा कि आप जमीन ले लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। एक और किस्सा बड़ा रोचक है कि चरण सिंह जी उनके घर पे आए थे और चरण सिंह जी जब उनके घर के अंदर जा रहे थे तो जब वो थोड़ा लंबे हट्टे कट्टे थे तो उनके सर में चोट लगी, तो वो गुस्सा करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टोन में बोले, अरे कर्पूरी इसको ठीक कराओ भाई। तो उन्होंने कहा कि मेरा घर एक ऊंचा करने से क्या होगा, अभी बिहार में बहुत सारे गरीबों का घर नीचे है। ये मानक जो स्थापित हुआ है ना, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है। एक हाशिए पर धकेले गए समाज के लिए ये सब चीजें उन्होंने की। बहरहाल 1967 में चुनाव होता है और 1967 में पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी अपने आगे बढ़ती है और गैर कांग्रेसी दलों की सरकार बनती है। महामाया प्रसाद जी जनक्रांति दल के मुख्यमंत्री बनते हैं और उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनते हैं कर्पूरी ठाकुर जी, और साथ में उनके पास आता है शिक्षा मंत्री का पोर्टफोलियो। जब शिक्षा मंत्री के पोर्टफोलियो में आते हैं तब उन्होंने कुछ काम किए जो आज के परिप्रेक्ष्य में आप उसको गलत या सही जो समझना है समझिए, लेकिन उन्होंने जो किया तब के हिसाब से किया। आगे के नेताओं को उसके बारे में जरूर चिंतन मनन करना चाहिए। मैट्रिक तक के परीक्षा को मुफ्त किया। अब बताइए आज के समय में क्या ये बातें हो रही है? सभी बच्चे मैट्रिक की परीक्षा तक मुफ्त में पढ़ाई कर रहे हैं? पता नहीं, क्योंकि सभी लोग तो सरकारी स्कूल में कितने लोग पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में कितने लोग पढ़ रहे हैं, ये सब एक चिंता का विषय है। दूसरी बात उन्होंने किया कि अंग्रेजी भाषा का जो महत्व था, जो मैंडेटरी था, उसको इन्होंने ऑप्शनल कर दिया, यानी अंग्रेजी के बारे में उसके चलते आज के जनरेशन को क्या कष्ट हो रहा है, क्या लाभ मिला है, ये भी एक सोचने वाली बात है और सरकारों को इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। जो जमीन किसानों के पास थी, उस जमीन पर कुछ लाभकारी जमीन नहीं थे, यानी कि वहां पे फसल नहीं होते थे, उस जमीनों के ऊपर से उन्होंने मालगुजारी बंद कर दिया और उसके चलते किसानों को बहुत ज्यादा लाभ भी हुआ था। उसके बाद जो 1970 में दरोगा प्रसाद जी के बाद में कुछ राजनीतिक उठापटक होती है और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी ये मात्र 6 महीना तक ही चला पाए थे, दिसंबर से लेकर के और जून तक 7 महीना तक ये मुख्यमंत्री रहे। उस मुख्यमंत्री काल में इन्होंने सबसे बड़ा एक काम किया जो आप लोगों के सामने जिक्र करता हूं। आप लोगों मुंगेरी लाल के किस्से सुने होंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये मुंगेरी लाल के जो सपनों की जिक्र होती है ना, ये कर्पूरी ठाकुर जी की कलम से निकली हुई थी। यानी कि मुंगेरी लाल कमीशन का गठन हुआ था बीपी मंडल कमीशन से पहले बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने 1971 में किया था, जब ये मुख्यमंत्री थे। बाद में 1976 में मुंगेरी लाल कमीशन ने अपना रिपोर्ट सौंपा और रिपोर्ट में कहा कि उससे पहले सिर्फ दलित और SC/ST के लिए रिजर्वेशन था, OBC BC के लिए रिजर्वेशन नहीं था। वो आयोग बोला, यानी मुंगेरी लाल का आयोग जब रिपोर्ट दिया कि 3% महिलाओं को दीजिए, 3% गरीब स्वर्णों को दीजिए और 20% OBC को दीजिए, उसमें गरीब और धनी का बात नहीं था, सिर्फ गरीब और धनी का बात स्वर्णों के लिए था। तो जब ये बात हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि ये मुंगेरी लाल जी हसीन सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल जी के ये सपने हैं। और बाद में जब 1977 में जनता पार्टी में इनकी सरकार बनती है, जब ये दोबारा सेकंड टेन्योर जब इनका होता है, जब मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इन्होंने मुंगेरी लाल के उस चीज को लगाया और मुंगेरी लाल के कमीशन को लगाया और बिहार में पहली बार OBC रिजर्वेशन का न्यू आया, जो कि बीपी मंडल का आयोग के सिफारिश के पहले से था।
यानी कि बिहार जो आरक्षण दिया वो सबसे पहले दिया। उसके बाद छात्रों के संबोधन में एक बार इन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि बिहार देश की आबादी इतनी है कि अगर सभी लोग थूक दें तो भी ये अपना अंग्रेज बह जाएंगे। भले ही आज के समय में लोग रहते तो उसके ऊपर उस हिसाब से क्रिया और प्रतिक्रिया देते रहते। तो इस तरह से अपने जीवन में हर क्षेत्र के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और समाज के उत्थान के लिए रिजर्वेशन को करके जो उन्होंने आगे और अपने जीवन के सादगी के लिए जो मानदंड स्थापित किए, उसके लिए उनको ये समाज, ये बिहार की भूमि हमेशा याद करेगी, हमेशा नमन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।